नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे, बजट सत्र आया, भू कानून का मुद्दा गरमाया। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 से 24 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। बजट सत्र से पहले भू कानून मूल निवास को लेकर विपक्षी पार्टियां सवाल उठाने लगी हैं। लंबे समय से इन मांगों को लेकर आवाज उठाई जा रही है, लेकिन अभी तक सशक्त भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पर सरकार कोई फैसला नहीं कर पाई है और यह माना जा रहा है कि इसी महीने आयोजित होने जा रहे बजट सत्र में इन मुद्दों को लेकर हंगामा होगा। दूसरी ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले से ही भू कानून को इस बजट सत्र में लाने की बात कह रहे हैं। शासन स्तर से इससे लेकर सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भी जारी किए गए हैं कि किसी भी बाहरी व्यक्ति की अगर प्रदेश में 250 वर्ग से अधिक भूमि है तो उसकी जांच की जाएगी। पूरे राज्य में ऐसे कई मामले भी सामने आ रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड में भी हिमाचल की तरह सशक्त भू कानून लाने की मांग की जा रही है। विपक्ष का कहना है कि मूल निवास और भू कानून के मुद्दे को भुलाने के लिए सरकार ने उससे कानून लागू किया है। वहीं भाजपा प्रदेश में सशक्त भू कानून लेकर आने की बात कह रही है। बजट सत्र में इससे संबंधित विधेयक विधानसभा के पटल पर लाए जाने की उम्मीद भी की जा रही है। उत्तराखंड के सीएम प्रदेश के मुखिया का कार्यकाल संभालने के बाद से ही राज्य में सशक्त भू कानून लाने की बात कहते रहे हैं। भू कानून के लिए कई समितियां भी गठित की गई हैं। रिपोर्ट देखिए। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से पृथक होकर बने उत्तराखंड राज्य के कई कानून यूपी की नियमावली के हिसाब से ही लागू हैं। लंबे समय से राजनीतिक पार्टियां मूल निवास और भू कानून को लेकर सरकार से मांग कर रही हैं। प्रदेश की बजाय दूसरे राज्यों के कई लोग औने पौने दामों पर उत्तराखंड में जमीनें खरीद रहे हैं। हालांकि प्रदेश के मुख्य सचिव ने ऐसे मामलों की जांच के लिए जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं और 250 वर्ग से अधिक भूमि खरीदने वाले बाहरी राज्यों के लोगों पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी तक ऐसे किसी मामले में जांच पूरी नहीं हुई है। अब विपक्ष इस बजट सत्र में मूल निवास और भू कानून को प्रदेश में लागू करने की मांग उठा रखा है। मूल निवास की अवधि 1950 से लागू करने की मांग की जा रही है। वहीं भाजपा का कहना है कि धामी सरकार भू कानून में कई संशोधन कर रही है। जल्द ही राज्य में सशक्त भू कानून लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में भू कानून लागू करने के लिए समय समय पर कह चुके हैं। इस बार बजट सत्र में भू कानून बनाने की दिशा में नया कदम सरकार उठा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई बार कह चुके हैं कि प्रदेश में जिस उपयोग के लिए जमीन ली गई है उसका वही प्रयोग किया जाए। लंबे समय से उत्तराखंड के अंदर एक सख्त भू कानून की आवश्यकता और जरूरत लगातार इस पर चर्चा होती रही है और पिछले साल मैंने 4 जुलाई 2021 को मुख्य सेवक के रूप में जब ये दायित्व मुझे मिला, जिम्मेदारी मिली, तो बहुत सारे हमारे यहाँ पर उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले बुद्धिजीवी वर्ग, अनेकों संगठनों के लोग जो उत्तराखंड के बारे में चिंता करते हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक भू कानून होना चाहिए। उसको लेकर हमने कमेटी बनाई थी और कमेटी ने कल ही अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी हैं और हमारा मानना है कि उत्तराखंड में एक सख्त भू कानून होना चाहिए, जिससे कि जो हमारी यहाँ पर ज़मीनों का दुरुपयोग हुआ है, मिसयूज हुआ है, वो मिसयूज न हो। किसी भी कीमत पर हम उत्तराखंड की जो हमारी ज़मीनें हैं उन जमीनों को खुर्द बुर्द नहीं होने देंगे। किए गए किसी वादे पर वो खड़े नहीं उतरे। इनके मैनिफेस्टो को आप उठाकर देखिए। 2017 का मैनिफेस्टो कहता है कि प्रदेश के अंदर लोकायुक्त का गठन होगा। इनकी सरकार को 7.5-8 साल होने जा रहे हैं। कहां है लोकायुक्त? इन्होंने कहा था कि बैकलॉग सारी भर्तियां भरी जाएंगी। क्या भर दी गई सारी बैकलॉग की भर्तियां? उल्टा भर्ती घोटाले हमारे गले पड़ गए। तो कहीं ना कहीं भू कानून को लेकर धामी जी जो कह रहे हैं उन पर खरे उतरे, उस पर ही से कुछ टिप्पणी की जाएगी। और धामी जी से निवेदन है कि ऐसा भू कानून बनाइएगा कि उसमें फेरबदल की कोई गुंजाइश न रहे। और तो और जो खंडूरी जी
का भू कानून था या हमारे स्वर्गीय पंडित नरेंद्र तिवारी जी का भू कानून था। वायदा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने शपथ ग्रहण से पहले भी लिया था और शपथ ग्रहण के बाद भी लिया था। उस पर वो लगातार कार्यवाही करते नजर आ रहे हैं, चाहे धर्मांतरण कानून हो, चाहे नकल विरोधी कानून हो, चाहे महिलाओं को 36 आरक्षण देने वाला कानून, चाहे यूसीसी लागू वाले बात हो, सहकारिता विभाग में महिलाओं को आरक्षण देने वाली बात हो। उसी प्रकार से भू कानून की भी जो बात कही थी उसमें काफी ज्यादा संशोधन भी किया गया है और भू कानून को की प्रक्रियाओं को इस तरीके से बनाया गया है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति यहाँ पर जमीन नहीं ले सकता है। उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून की मांग लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन कांग्रेस हो या भाजपा की तमाम सरकारों ने अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई। 13 जिलों में छोटे प्रदेश उत्तराखंड में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़े स्तर पर जमीनें खरीदी हैं। कई लोग कृषि भूमि खरीदकर उनके व्यावसायिक गतिविधियां कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने भी अभी तक कोई ऐसा भू कानून पास नहीं किया है, लेकिन शासन स्तर से सभी जिलों के जिलाधिकारियों को जांच करने के आदेश दिए हैं। वहीं मूल निवास के मुद्दों पर अभी तक सरकार कोई निर्णय नहीं ले पाई है। इसके अलावा प्रदेश में एक और यूसीसी कानून जरूर लागू किया गया है। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी में कानून सशक्त भू कानून की मांग को लेकर धरना यहाँ पे दे रहे हैं और हमारी मांग है कि हमारे लिए सशक्त 1950 सशक्त भू कानून की जो हमारी डिमांड थी उसको दी जाए। हमें हमारे उत्तराखंडियों की जो एक मांग है सशक्त भू कानून ये लागू कर दिया जाए और जिन्होंने यहाँ पे 250 वर्ग मीटर से ज़्यादा भूमि खरीदी है उन पे मुकदमे दर्ज किए जाए और उन पे ठोस कार्रवाई किए जाए और जो इसमें लिप्त हैं चाहे शासन सत्ताधारी लीडर हो चाहे आम ऐसे बड़े व्यवसायी हो उन पे भी कार्रवाई की जाए। हमारी इस मांग को लेकर हम यहाँ पे हैं कि हमें सशक्त भू कानून चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 उत्तराखंड क्रांति दल का ये जन मुद्दा रहा है। जब से ये खड़ी हुई है तब से ये मुद्दा था। अब रही धामी सरकार ने ये आश्वासन पिछले कई हमारे आंदोलन के बाद दिया था कि हम अगले बजट सत्र में इसकी चर्चा करेंगे और इसको लागू करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये धामी सरकार का जुमला लगता है, क्योंकि आपको जैसे बता दें कि यूसीसी में क्लियर प्रावधान है कि वो किसी भी तरह से मूल निवास और भू कानून को किस तरह लागू हो सकती है। इसका मतलब ये है कि ये एक छलवा मात्र है। उत्तराखंड की जनता को एक भटकाने वाली बात है कि दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती हैं। या तो मूल निवासी भू कानून लागू होगा या फिर सशक्त इन्होंने जो यूसीसी कानून बनाया उसी को लागू करेंगे। 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहे उत्तराखंड राज्य में भू कानून और मूल निवास की कट ऑफ डेट 1950 से लागू करने की मांग जोर पकड़ रही है। राज्य के कुछ इलाकों में बढ़ रही जनसंख्या भी कहीं न कहीं सरकार की चिंता बढ़ा रही है। वहीं अब देखना होगा कि सरकार 18 फरवरी से होने जा रहे बजट सत्र में किन दोनों मुद्दों को लेकर किस तरह अपना पक्ष रखती है। अगर प्रदेश में भू कानून पास हुआ और मूल निवास की कट ऑफ डेट 1950 होती है तो ये प्रदेश की जनता के लिए बहुत बड़ा फैसला होगा। देखना होगा कि प्रदेश की धामी सरकार भू कानून और मूल निवास पर क्या फैसला विधानसभा सत्र में लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड। देवभूमि के दंगल में इस मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, राजेश बिष्ट जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और हमारे साथ में राकेश सिंघमिया साहब हैं, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी की ओर से। शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ में हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। अरुण शर्मा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और थोड़ी ही देर में कुछ और मेहमान हमारे साथ में चर्चा में आगे जुड़ेंगे। सबसे पहले राजेश बिष्ट जी का रुख कर लेते हैं। राजेश जी, सशक्त भू कानून लाने की तैयारी है, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इसीलिए आप यूसीसी ले आए ताकि ध्यान जनता का भटका रहे। सर, अगर सशक्त भू कानून और मूल निवास को लेकर आप इतना ही सजग थे तो प्राथमिकता तो वो हो सकती थी ना, क्योंकि ये तो उत्तराखंड राज्य बनने से ही हम देख रहे हैं समस्या है, और यूसीसी पर तो बहुत बाद में बात हुई। क्या पहले मूल समस्याओं को खत्म नहीं किया जा सकता था? अगर आपकी इतनी प्राथमिकता थी वो, तो पहले क्यों नहीं किया गया? गरिमा जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक सशक्त भू कानून इस प्रदेश को मिलना चाहिए
से हमारे उत्तराखंडियों की जनभावनाओं को हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने आगे रखा और उनकी आवश्यकता को देखते हुए और ख़ास तौर पे इस उत्तराखंड की आवश्यकता को भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए, इसकी खूबसूरती को देखते हुए, इसकी संस्कृति को देखते हुए विशेष रूप से आवश्यकता है कि सशक्त भू कानून इस प्रदेश को मिलना चाहिए। अब आपने प्राथमिकता की बात करी है, बिल्कुल सही बात है आपकी। प्राथमिकता जरूर उस सरकार की होनी चाहिए जिसे चुन के इस प्रदेश की जनता ने 2002 में पहला मौका दिया था और एक ऐसे विराट व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में पंडित नारायण दत्त तिवारी के रूप में हमारे प्रदेश को मिले थे। ये प्राथमिकता होनी चाहिए थी उस सरकार की कि अगर वो उस समय इस चीज को गंभीरता से लेती तो आज इस मुद्दे पे शायद हमारी डिबेट नहीं हो रही होती और इस प्रदेश के अंदर सशक्त भू कानून लागू हो गया होता। लेकिन हाँ, इस पे देर जरूर हुई है। अभी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली रही है उस पर इस प्रदेश की जनता ने निरंतर भरोसा जताया और जो प्रधान सेवक के रूप में इस प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उन्होंने जब जब जो वादे जनता से किए हैं उसको हमेशा पूरा करने की ओर उनका अग्रिम प्रयास रहा है। और मैं ये मानता हूं कि बजट सत्र तक की बात कही गई थी तो हमारे लोगों को, खासतौर पे राजनीतिक दल के जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, उन सबको थोड़ा सा पेशेंस और रखना चाहिए। 12 तारीख को मंत्रिमंडल की बैठक होनी है और उसमें ये जरूर इस मुद्दे पे एक विधेयक आएगा और उस पर चर्चा होनी संभावित है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि भू कानून सिर्फ एक ऐसा कानून नहीं है कि जिसको जल्दबाजी में लाके उत्तराखंड के लोगों के ऊपर थोपा जाए। हमारे लोगों की, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लोगों की, हमारे क्षेत्रीय लोगों की, सामाजिक लोगों की, उन विदों की जिनके अलग अलग क्षेत्रों में अपना अपना योगदान रहा, उन सब की राय शुमारी लेने के बाद इसमें वरिष्ठ जो मैं कहूं एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों का अभी इसमें जो काम चल रहा है उस काम के तहत मुझे लग रहा है कि जो निकल कर आएगा वो जो लोगों की मांग है उससे भी बेहतर निकल कर आएगा। थोड़ा सा हम लोगों को अभी ये जो बजट सत्र आ रहा है इसके लिए थोड़ा सा हमने संयम रखना होगा और मैं मानता हूं कि जिस दिन बजट सत्र से पहले बैठक होगी उसमें सारी चीजें सबके सामने आएगी और एक बेहतर और सशक्त भू कानून हमारे प्रदेश के सम्मानित लोगों को मिलने वाला है। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में है राकेश सिंह मियां साहब हैं, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी की ओर से। सर, सरकार के मंशा पर सवाल क्यों लग रहा है? यूसीसी पर बात हो रही थी तब भी सवाल विपक्ष उठा रहा था और अब मूल निवास और भू कानून को लेकर ये बात कह रहे हैं तब भी विपक्ष संशय में है। क्यों आखिर ऐसा? मेरा आपको और आपके दर्शकों को और सभी पैनलिस्टों को नमस्कार। सरकार की मंशा पर इसलिए सवाल है कि सरकार कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि जब 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस था उससे पहले भी भू कानून की बात हुई थी और अब बजट सत्र आ रहा है, अब भी भू कानून की बात हो रही है। और भू कानून जहां आना चाहिए, जो हमारे राज्य के हर नागरिक की एक मांग है, एक हर नागरिक का जो लंबे समय से मांग चली आ रही है और सरकार ठीक भू कानून लाने से पहले, बजट सत्र से पहले यूसीसी लिया है। यूसीसी जरूरी नहीं था, यूसीसी उत्तराखंड में जरूरी नहीं था। यूसीसी आप लाए, लव इन रिलेशनशिप, मतलब बिना शादी के युवक युवतियां रहेंगे, आप इस तरह के कानून तो ले आए, लेकिन जो राज्य की मांग थी, राज्यवासियों की मांग थी कि सशक्त भू कानून चाहिए, उस पर आप जो है, मैं जो समझता हूं कि भू कानून को टालने के लिए जो है आप यूसीसी कानून लाए। हमारा आरोप है, हम आपसे मांग भी करते हैं कि अगर आप सशक्त भू कानून लाना चाहते हैं तो आप लाइए ना, हम स्वागत करते हैं उसका। आप यूसीसी कानून लाइए, आप जो है भू कानून लाइए और यूसीसी कानून लाकर आप जो है जनता को गुमराह नहीं कर सकते, ये मेरा कहना है। ठीक है। और मेहमान हमारे साथ में है शांति प्रसाद भट्ट जी भी हैं और अभी शिव प्रसाद सेमवाल साहब भी जुड़ चुके हैं। स्वागत सर आपका भी, आपको लेंगे लेकिन उससे पहले बाकी मेहमानों की प्रतिक्रिया लेते हैं। शांति प्रसाद जी का पहले रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद जी, आखिर प्रदेश में मूल निवास और भू कानून को लेकर कौन सी सरकार या कौन सा दल ज्यादा सजग है? क्योंकि बीजेपी को भी मौका मिला, कांग्रेस पार्टी जो आज सवाल उठा रही है, मौका तो इसको भी मिला है, लेकिन तब भी कोई संपूर्ण समाधान आखिर इन समस्याओं को क्यों नहीं किया गया? देखिए गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में चुनाव पर चुनाव जीतती आ रही है। परिणाम आपके सामने है कि तानाशाही रूप में ऐसे ऐसे कानूनों को थोपा जा रहा है जिसकी देवभूमि में कोई जरूरत नहीं थी। डिबेट है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम उत्तराखंड में सख्त भू कानून लागू करेंगे। मैं बताऊं गरिमा जी, त्रिवेंद्र सरकार ने जो छूट जमीनों की लूट की दी थी, ये उसी का परिणाम है कि पूरा पहाड़ बिक गया।
और इससे बड़ी बात कि सबसे ज्यादा जमीनें यहां गुजरातियों ने खरीदी। यही वो भाजपा है जिसने पहाड़ के मूल आदमियों की संपदा पर लूट मचवाई। अब आप धामी सरकार को देखिए, बहुत ईमानदारी से ये कह रहे हैं कि हम उत्तराखंड में सख्त भू कानून लागू करेंगे। हमारा ये कहना है, कब करेंगे? आपने लोकायुक्त कानून पे भी धोखा दिया, आपने भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई के लिए भी धोखा दिया, और गरिमा जी इससे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री जी ने जिलेवार रिपोर्ट मांगी थी कि सभी जनपद के जिला अधिकारी ये रिपोर्ट दें कि उत्तराखंड से बाहर के लोगों ने ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर कहां-कहां जमीनें खरीदी हैं, ये रिपोर्ट तलब करने के लिए कहा था। जहां तक मेरी जानकारी में है, जिलेवार, ब्लॉकवार वो अभी तक सरकार के पास आंकड़े नहीं पहुंच पाए कि कितनी जमीन बाहर के लोगों ने खरीद ली। ये स्थिति उत्तराखंड सरकार की है। तीसरी बात, अगर वाकई ही धामी जी को उत्तराखंड के मूल निवासियों की जमीनों को बचाने की चिंता है, तो फिर धामी जी ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि अन्य राज्य का व्यक्ति जब उत्तराखंड में लिविंग रिलेशन में रहेगा, 1 साल बाद वो यहाँ का निवासी हो जाएगा। निवासी का मतलब अस्थाई। और कैसे घुमा के बोल रहे हैं अखबारों में, चैनलों में भाजपा वाले, हाँ हम उनको मूल निवास नहीं बनने देंगे। अरे भाई, मूल निवासियों को तो तुमने वैसे ही अस्थाई कर दिया। तो जो लिविंग रिलेशन का सर्टिफिकेट देकर यहां पर उनको निवासी बना दोगे, फिर उसके बाद वो यहां प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करेंगे। कहने का मतलब है, आंखों में धूल झोंक कर धामी जी उत्तराखंड की संपदाओं को लूटने से नहीं बचा सकते। इनके ऊपर दिल्ली का दबाव है, गुजरातियों का दबाव है, इसलिए धामी जी जो है जन दबाव में बयान तो दे रहे हैं, मगर चोर दरवाजे से उत्तराखंड की संपदाओं को लूटने के लिए यूसीसी के माध्यम से ये रास्ता खोल रहे हैं। बड़ी चिंता का विषय है कि जिस भारतीय जनता पार्टी को जनता भर भर कर वोट दे रही है, जनता न जाने किस मोह पास में फंसकर इनको सत्ताएं दे रही है। पहले मैं बधाई दूंगा, नगर की सरकार भारतीय जनता पार्टी 11 में से 10 जगहों पर जीत कर आ गई, तो माना जा सकता है कि जो ये हम और आप घोटालों की बात करते थे, चाहे वो स्मार्ट सिटी का हो, चाहे शहरों में सफाई, कूड़ा सफाई में घोटाला हो, ये घोटाले केवल अखबारों में और डिबेटों में रह गए। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भर के वोट दिया, यानी कि अगले 5 साल फिर राज्यों के जो शहर हैं वो लूटे जाएंगे। लोकतंत्र में जनता की आवाज यदि विपक्ष बनता है, तो विपक्ष के साथ में जनमानस का खड़ा होना बहुत जरूरी है। मगर देखा जा रहा है कि विपक्ष को जिस तरीके से कुचला जा रहा है, बिना मुद्दों के जो सरकारें सत्ता में सत्ताधीश हो रही हैं, ये चिंता का विषय है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ना लोकायुक्त पर बोलती है, न भ्रष्टाचार पर बोलती है, न पलायन पे बोलती है, न राजधानी पे बोलती है, ना उत्तराखंड के अंदर यूसीसी कानून के लाभ बता पाती है, मगर जबरन कानून थोपे जा रही है। और उत्तराखंड की जनता अपनी आंखों के आगे देख रही है कि देवभूमि का किस हालात पे इन्होंने पहुंचा दिया। हाँ, इतना जरूर है कि यदि जनता इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मोह पास में फंसी रही, तो आने वाले समय में, अभी तो 64 लाख से 84 लाख हुए, 84 लाख से 1,35,00,000 हुए, और जिनका डर दिखाकर ये उत्तराखंड के अंदर कानून को थोप रहे हैं, बहुत जल्दी उत्तराखंड की जनसंख्या 2 करोड़ 3 करोड़ हो जाएगी। यहां मूल जो है अल्पसंख्यक हो जाएगा। ये चिंता का विषय है। आपने भू कानून पर यह डिबेट रखी है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं बता पा रहे, इन्वेस्टर समिट के नाम में जिस तरीके से त्रिवेंद्र सरकार ने जो है जमीनों की लूट करवाई कानून में बदलाव करके, तो उसका लाभ ना बता पा रहे। और धामी जी की यहां पर कह रहे हैं कि मैं सख्त भू कानून लेकर आऊंगा। अगर आप सख्त भू कानून ला रहे हैं, तो लिविंग रिलेशन में 1 साल में स्थायी उनको निवासी क्यों बना रहे हो? ये इसका जवाब भाजपा दे नहीं पा रही है। कहने का मतलब है, झूठ जुमलों में सत्ता मिल रही है, जनता पिस रही है,
देखते हैं आगे और कितना लुटती है जनता। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में है शिव प्रसाद सेमवाल साहब हैं और अरुण शर्मा जी भी हैं। अभी प्रांजल नौडियाल साहब जुड़ चुके हैं, महासचिव हैं भू कानून संघर्ष समिति की ओर से। स्वागत आपका प्रांजल जी। कुछ मेहमान पहले से जुड़े हुए हैं, पहले उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं, फिर आपके पास में आएंगे। अरुण शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। अरुण जी, बजट सत्र की एक तरफ तैयारी हो रही है, लेकिन दूसरी ओर हंगामा हो रहा है। बताया जा रहा है कि बजट सत्र के दौरान ही कुछ अहम चीजों के जो विधेयक हैं वो पटल पर रखे जा सकते हैं, लेकिन ये मूल निवास और भू कानून की समस्या कोई नई नहीं है। यूसीसी पर काम हुआ, सरकार ने सजगता दिखाई, क्रेडिट लूटना भी चाहा और वो लूटा भी, लेकिन मूल निवास और भू कानून पर भला काम क्यों नहीं किया गया? क्या वजह रही? सभी सरकारों ने बात खूब की लेकिन काम नहीं किया। देखिए गरिमा, हाँ, उत्तराखंड आंदोलन से अगर हम बात करें तो उत्तराखंड आंदोलन आरक्षण का परिवर्तित रूप था। आरक्षण मंडल विरोधी आंदोलन चला और धीरे धीरे वो उत्तराखंड के अंदर राज्य आंदोलन, और तमाम ऐसे लोग सड़कों में निकल के आए जिनका राजनीति में दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था राजनीति, लेकिन वो एक भावना थी राज्य को पाने की, और उस वजह से तमाम लोग, हमारी मातृ शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे कर्मचारी, शिक्षक, सारे सड़कों में आए। लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे जो ये डेमोग्राफिक चेंज हो रहे थे धीरे धीरे, कहीं ना कहीं वो भी एक मंशा थी। अब उसके बाद राज्य बन गया। राज्य बनने के बाद तमाम सरकारें आज तक आई, और सही कहा भाजपा प्रवक्ता ने कि उस टाइम तिवारी जी की सरकार के टाइम पे इस मामले में कोई पहल नहीं, लेकिन उसके बाद खंडूरी जी ने आके कोशिश की कि एक दायरे में बांध दे, जो बाहर के लोग जमीन खरीदने आ रहे हैं उत्तराखंड में, उनको एक दायरे में बांध दे। इसलिए उस टाइम 300 वर्ग मीटर की एक बार लगाई गई थी, एक सीमा बांध दी गई थी। लेकिन उसके बाद तमाम चीजें हुई, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तराखंडियों के दिलो दिमाग में मूल निवास और भू कानून सुलगता रहा। और देखिए आप कि उसके 24 साल हो गए। पिछली सरकार ने वो 250 मीटर की सीलिंग कर दी थी, लेकिन 24 साल में वो जो भू कानून और मूल निवास की ज्वाला थी, वो पिछले साल अपने यौवन पे आई और फूटी। तमाम जगह उसको लेकर रैलियां हुई, प्रदर्शन हुए, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से सरकार को गंभीर होना पड़ा कि अगर इस मांग के पीछे उत्तराखंड के लोग इसी तरह लामबंद होते रहे तो सरकार के लिए वो खतरे की घंटी थी। मुझे लगता है इसीलिए सरकार ने उस पर कमेटी बैठाई, और उसके बाद उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी। लेकिन एक चीज और महत्वपूर्ण है जिसकी तरफ शायद औरों का ध्यान नहीं जा रहा है, और मेरी बात से शायद शांति प्रकाश भट्ट जी इत्तेफाक करेंगे कि उत्तराखंड में एक चीज और जो है 80 साल से अटकी हुई है, वो है यहाँ का जमीन का बंदोबस्त का मामला। कहीं ना कहीं भू कानून बंदोबस्त से जुड़ा हुआ है। 1955 में उत्तराखंड में अंतिम बंदोबस्त हुआ था, और 80 साल से कोई बंदोबस्त नहीं हुआ जमीनों का। इसका मतलब वो जोत जितनी है वो बिखरी हुई, उसको हम लोग बंदोबस्त के जरिए इकट्ठा नहीं कर पा रहे, एक जगह नहीं ला पा रहे, और वो भी एक कारण है। देखिए अब क्या है, अब जब भू कानून को लेके बात हो रही है, अभी मैं धामी जी की बात भी सुन रहा था, अब ये हो रहा है कि उस जन दबाव में कहीं ना कहीं उन रैलियों की सफलता ने, जिसने तमाम राजनीति की सीमा, जाति की सीमा, धर्म की सीमा सब तोड़ दी, एक बैनर के पीछे तमाम लोग इकट्ठा हुए। और मुझे तो याद है, क्योंकि मैं ऋषिकेश का रहने वाला हूं, ऋषिकेश में जो मूल निवास और भू कानून को लेकर रैली निकाली गई थी, संभवतः उत्तराखंड आंदोलन के बाद ये सबसे बड़ी रैली थी। देहरादून में जो रैली थी ऐतिहासिक हुई, इसके अलावा भी तमाम जगहों पर रैलियां हुई। मुझे लगता है वो जन दबाव के कारण सरकार को ये फैसला लेना पड़ा। लेकिन सवाल वही है कि मूल निवासी कब तक हाशिए में रहेंगे। जो मांग उत्तराखंड आंदोलन के साथ थी कि 1950 से पहले के लोगों को मूल निवास का दर्जा दिया जाए, वो आज भी यथावत है, वो आज भी वैसी ही है। लेकिन साथ साथ भू कानून इसलिए
क्योंकि तमाम जमीनों की खुर्द-बुर्द हो चुकी है। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि कहीं ना कहीं सरकार की हिचक के पीछे वो ब्यूरोक्रेसी है जिन्होंने तमाम जगह जमीनें खरीद रखी है, और वो राजनीतिक लोग हैं जिन्होंने राजनीति के फायदे के रूप में उन जमीनों को ग्रहण किया। किसी के बच्चों के नाम है, किसी के बीवी के नाम है, किसी के खुद के नाम है, और तमाम जगह वो जमीनें हैं। और मुझे लगता है कि जैसे अभी जांच की बात हो रही थी कि डीएम्स को लिख दिया, कुछ जिलों ने वो रिपोर्ट भी दी, मैं माफी चाहूंगा, कुछ जगह ने वो रिपोर्ट भी दी, लेकिन आज भी कार्रवाई के नाम पर जीरो है। ये कहा जा रहा है कि इतनी जमीनें सरकार में निहित कर ली, इतनी जमीनें कर ली, वो किन्हीं और लोगों की, लेकिन जो जमीनें लुट चुकी है वो कैसे वापस आएंगी, ये बड़ा सवाल आपके और हमारे सबके सामने है। जी गरिमा। ठीक है सर, आपके पास में लौटेंगे। शिव प्रसाद सेमवाल साहब का रुख कर लेते हैं, अध्यक्ष राष्ट्रीय और रीजनल पार्टी की ओर से हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर इस पूरे मुद्दे पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए शिव प्रसाद सेमवाल साहब का रुख कर लेते हैं, अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय और रीजनल पार्टी की ओर से। स्वागत सर आपका भी। शिव प्रसाद जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? जी। शिव प्रसाद जी, सशक्त भू कानून लाने की तैयारी में सरकार, लेकिन सरकार की मंशा पर विपक्षी सवाल उठा रहे हैं, क्या स्टैंड है आरआरपी का? सवाल वाकई उठाए जाने लाजमी भी है, क्योंकि सरकार की जो मंशा है बस केवल मीटिंग, सीटिंग और रीटिंग तक ही सीमित है, और जो अपेक्षा जनता की थी, जनता की अपेक्षाओं पे अभी तक कुछ ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। हाँ, इतना जरूर है कि काफी सारी जो जमीनें हैं वो जो नियम विरुद्ध होने पे आए दिन सूचनाएं आ रही हैं कि वो सरकार में निहित हो रही हैं या उन पे कार्रवाई हो रही है। लेकिन हमारी सरकार से मांग है कि भाई ठीक है, सरकार ने अपनी कार्रवाई कर दी, लेकिन उसका लीगल वैल्यू क्या है, क्या मतलब अभी तक उस पर एग्जैक्टली क्या हुआ है। वो जो जमीनें निहित की जा रही हैं वो कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट उनको क्या रिलीफ देगा या नहीं देगा, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि सरकार की जो कार्रवाई है कितनी सीरियस है। कि ऐसा तो नहीं है कि भाई सरकार कार्रवाई कर रही है और उसके बाद पता चला वो कोर्ट चले जाए, कोर्ट से रिलीफ हो जाए, रिलीफ उनको कुछ मिल जाए। तो ये अपने आप में एक बात है, और हम लोग चाहते हैं कि सरकार अगर कुछ कर रही है तो सरकार को कुछ करता हुआ दिखना भी चाहिए, सीरियसली कुछ ठोस। जैसे हमारे कहने का मतलब है कि अगर सरकार भू कानून के प्रति सीरियस है तो सबसे पहले तो सरकार 2018-17 में जो त्रिवेंद्र जी ने भू कानूनों को लेकर जो संशोधन किए थे और इसको काफी लचीला बना दिया था, लगभग खत्म ही कर दिया था, तो अगर सरकार वाकई सीरियस है तो सरकार को सबसे पहले उन जो कानूनों में जो संशोधन हुए थे पुराने भू कानून में, उन संशोधनों को निरस्त करना चाहिए, उन संशोधनों को वापस लेना चाहिए। तो तब मुझे लगेगा कि भाई वाकई सरकार सीरियस है। दूसरा, जो चाय बागान की एक लैंड है यही देहरादून में, लगभग 10 बीघा से ज्यादा लैंड है, उस पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है, और चाय बागान की लैंड में एक एक्ट है बाकायदा, सरकार को भी पता है, हाई कोर्ट के भी आदेश हो चुके हैं कि चाय बागान की लैंड की रजिस्ट्री नहीं हो सकती, और जैसी कोई रजिस्ट्री होगी तो वो सरकार में निहित हो जाएगी। तो अगर वाकई सरकार सीरियस है तो सरकार को उस लैंड को, जो उसमें प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन किया गया भाजपा के, उस लैंड को सरकार में निहित होना चाहिए। तो हमें लगेगा कि हाँ भाई वाकई सरकार सीरियस है, क्योंकि जब सरकार अपनी लैंड को ही सरकार में निहित नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार की लैंड अपनी सरकार में, तो फिर उससे क्या होगा, भूमाफियाओं को यही लगेगा कि यार ये तो केवल आईवास है, कुछ नहीं है। उन लैंडों पे जो है बाकायदा नक्शे भी पास होंगे, बाकायदा उस पे लोन भी मिलेगा, सब कुछ होगा, तो भाई भूमाफिया तो पनपेंगे। तो फिर जब सरकार को सबको ये पता होगा, भूमाफिया से लेके सबको, कि भाई सरकार का एक्शन का तरीका ये है, तो फिर कौन सीरियसली लेगा भू कानून को। यही कारण है कि सरकार कितना भी आश्वासन दे, लेकिन जनता आक्रोशित है, जनता में आशंका है, और जनता इस बात पे विश्वास नहीं कर रहे हैं लोग, और आज लगातार जो है इस पर आंदोलन भी जारी है। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने अभी कुछ दिनों पहले ही देहरादून में एक आंदोलन किया था धरने को लेकर, उसको काफी समर्थन जनता का मिला। तो इससे लग रहा है कि भाई पब्लिक के पीछे एक मुद्दा है, और अगर सरकार नहीं चाहती है कि इस तरीके के कोई आंदोलन हो या जनता इस पे आंदोलन करे, तो सरकार को चाहिए कि अपने ठोस कार्यों की बदौलत, जब जनता ने उनको चुन के भेजा है,
तो जनता की वो अपेक्षाओं पे भी खरा उतरे और ठोस भू कानून आगामी बजट सत्र में लाए, तो हमें लगेगा कि हाँ भाई कुछ कर रहे हैं। लेकिन अभी तक हमारी ये मांग है कि जब तक भू कानून नहीं आता है, क्योंकि अभी तो यह है कि भाई कानून बन जाएगा, फिर वो राजभवन जाएगा, राजभवन उसे साल, 2 साल, 4 साल, 7 साल कब तक दबा के रखता है, कुछ भी नहीं पता। या परवर समिति को सौंप दें, सब कुछ ओके होने के बाद भी वो किसी और समिति बना के सौंप दें, क्योंकि अभी ऑलरेडी भू कानून पे समितियां बन रही हैं। एक समिति बनी, फिर उन्होंने दूसरी बना दी, उन्होंने कहा ना साहब अब तो चीफ सेक्रेटरी के उसमें होगी, फिर अब तीसरे के उसमें होगी। ये जब तक ये होता रहेगा तब तक फिर पब्लिक तो आक्रोशित होगी, और पब्लिक अगर आक्रोशित होगी तो इसका खामियाजा सरकार को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लगातार हम लोग जो हैं भू कानून को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, और हम लोग चाहेंगे कि किसी भी तरीके से सरकार की ये जो मंशा है भू माफियाओं को पनपाने की, ये सफल ना हो। क्योंकि यहाँ पे आप लगा लीजिए कि 200 बीघा लैंड खुद भाजपा के केंद्रीय बड़े नेताओं के पास है, उनको लीज पे दी गई है। तो जब बीजेपी ने खुद ही 200 बीघा लैंड यहाँ पे बीजेपी भाजपा से जुड़े नेताओं को दे रखी है ऑलरेडी, तो और आज की डेट में सरकारी जो भवन बनने हैं, सरकारी जो योजनाएं हैं, उसके लिए अगर आप लिख के दे दो कि साहब यहाँ पे एक केंद्रीय संस्थान खुलना है, तो डीएम के यहाँ से रिपोर्ट आ जाएगी कि साहब सरकार के पास जमीन उपलब्ध नहीं है। और अभी कोई केंद्रीय नेता बोल दे, केंद्रीय मिनिस्टर बोल दे कि भाई उसके चाचा भतीजे के नाम पे किसी संस्थान को लैंड चाहिए, तो अभी 200 बीघा लैंड निकल आएगी। तो इस तरीके की कार्यवाही अब तक होती रही है, इसलिए जनता में एक विश्वास नहीं बन पाया है कि भाई। और आपने उस भू कानून से पहले यूसीसी जैसे प्रावधान यहाँ लागू कर दिए हैं है कि आपने एक बड़ा जो है बताइए, आप किसकी जमीनें बचाने की बात करते हैं? यहाँ के मूल निवासियों की कौन होगा मूल निवासी? क्या वो होगा जो 1 साल के अंदर अंदर यहाँ पर आएगा, किसी लिव इन रिलेशन में रहेगा और 1 साल के अंदर अंदर जो है यहाँ पर एक स्थायी निवासी के रूप में यहाँ पर पंजीकरण हो जाएगा? क्या वो यहाँ का मूल निवासी हो जाएगा? क्या आप उसकी जमीन बचाने की बात कर रहे हैं? आप देखिए, सरकारें जो है बिल्कुल भी हमें नहीं लगता, खासकर की वर्तमान सरकार जो है किसी भी मुद्दे को लेकर गंभीर है। हम इतने लंबे समय से कह रहे हैं, अभी आपने इतनी सारी जमीनों का अभी सुना होगा, आपने चाय बगान वाली लैंड का सुना होगा, सेमवाल जी कह रहे थे यहाँ पे भाजपा का अपना कार्यालय बनना था, और अगर जो है वो लैंड बिल्कुल ठीक तरीके से उन्होंने हासिल की है तो वो अपना कार्यालय वहां बना क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि वो भी जानते हैं कि उसमें कितना बड़ा खेल हुआ है। ऐसे ही पौंधा में एक बहुत बड़ी सोसाइटी कटी है जिसमें जितने अधिकारी हैं उन्होंने वहां पर जमीनें ले रखी हैं। आपने ये जॉर्ज एवरेस्ट का मामला सुना होगा। जॉर्ज एवरेस्ट में इतनी बड़ी जमीन, जिस जमीन को ठीक करने के लिए ही सरकार ने 25 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, वो 1 करोड़ रुपए प्रति साल के एवरेज में जो है किसी कंपनी को दे दी गई 15 साल के लिए, यानी उससे आय 15 करोड़ होनी है, खर्च आपने उसमें 23 करोड़ कर दिए, और उसकी मार्केट वैल्यू जो है 10,000 करोड़ से भी ऊपर की है। तो ये तो स्थिति है सरकारों की जमीनों को लेकर। और ये छोटी छोटी मछलियों को पकड़ना, छोटी छोटी लैंड्स के जो है उसको कन्फिस्केट कर देना, क्या ये जो है ये सरकार की गंभीरता दिखाता है? कहाँ है ये सैकड़ों बीघे जमीन जो आवंटित हो जा रही है किसी के भी नाम पर, वो उसके मामले कहाँ हैं? तो मुझे ऐसा लगता है सरकार इस मामले में बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। मूल निवास के प्रति उनकी कोई गंभीरता नहीं है। जिन लोगों की वो जमीन बचाने की बात कर रही है वो कहीं का मूल निवासी है ना। आप क्यों नहीं बता रहे हैं कि मूल निवास पे आपका स्टैंड क्या है? आप क्यों नहीं बता रहे हैं कि मूल निवास पे जो है डेफिनेशन क्या होनी चाहिए स्टेट में? देखिए, हम तो इतने लंबे समय से, हम तो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, आगे भी हम संघर्ष कर रहे हैं, और भी हमने जो है कार्यक्रम आगे रखे हैं। लोग सड़कों पर हैं और लोग वाकई त्रस्त हैं। आप बाकी सारे पूर्वोत्तर राज्यों को देखिए, आप हिमाचल को देखिए, वहां जो है बहुत पहले गंभीर नेताओं ने, दूरदर्शी नेताओं ने अपने यहाँ जमीनें बचाने के लिए इतने सख्त प्रावधान किए थे जिसका उन्हें आज फायदा भी मिल रहा है। लेकिन हमें देखिए, हमें यहाँ शुरुआत से ही हमें लगातार जमीनों की बंदरबाट होते हुए हम यहाँ देख रहे हैं। 1964 से यहाँ पर भूमि बंदोबस्त नहीं हुआ है। सबसे पहले अगर सुभाष कुमार रिपोर्ट की भी आप रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें भूमि बंदोबस्त जो है इसमें वरीयता सबसे पहले प्रथम बिंदुओं में से है कि आप पहले भू बंदोबस्त कीजिए, पहले पता तो चले कि लैंड है कितनी, हमारे पास पड़ती भूमि कितनी है, हमारी कमर्शियल लैंड कितनी है, हमारी जो है एग्रीकल्चर लैंड कितनी है। इसका बंदोबस्त ही हमारे पास नहीं है। इतने 40-45 सालों से जो है हमें पता ही नहीं है कि हमारी भूमि कितनी है। तो वो सारे पहले बंदोबस्त होना चाहिए, फिर चक की व्यवस्था होनी चाहिए। हम चकबंदी के लिए इतने लंबे समय से हम इसको भू बंदोबस्त में से जोड़ने की बात कह रहे हैं कि आप जो है चकों में लैंड को जो है डिवाइड कीजिए और फिर एक एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर यहाँ खड़ा कीजिए जिससे इकोनॉमी भी यहाँ स्टेट की चले। लेकिन ये सब चीजें छोड़कर, इतने गंभीर मुद्दे ये सब छोड़कर, और हमारी धामी सरकार जो डंका बजा रही है, वह यूसीसी जैसे प्रावधानों का बना रही
रही है, डंका बजा रही है, जिसमें जो है जो पर्सनल लॉज हैं उसको लेकर जो है उन्होंने बड़े बड़े यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने कानून पास कर दिए हैं। क्या लिव इन रिलेशन के लिए जो है यहाँ के भाजपा के नेता, बड़े बड़े नेता, क्या अपने बच्चों को ये अनुमति देंगे कि वो लिव इन में जाके रह सके? और आपने 1 साल के अंदर अंदर किसी भी व्यक्ति को यहाँ आकर यहाँ का स्थायी निवासी बनने का जो एक खुली छूट दे दी गई है, क्या जो है इससे हमारे प्रयोजन सिद्ध हो रहे हैं? क्या इससे हमारी मूल निवास की जो अवधारणा है वो सिद्ध हो रही है? तो हमें नहीं लगता है कि सरकार कोई मजबूत भू कानून लेके आएगी, लेकिन बहुत जल्दी जो है जल्दी ही बजट सत्र भी है, हम देखते हैं उसमें धामी जी कैसा कानून लेके आएंगे। लेकिन ये बात मैं पूरी तरीके से कह दूं, इसमें जो लूप होल्स हैं जो अभी से बना दिए गए हैं, इसका जो है पुरजोर विरोध होगा। और जैसा भी भू कानून आएगा, अगर हमें लगेगा कि ये बिल्कुल, और ये तो हम तो चाहते हैं कि अगर सरकार मजबूत भू कानून ले आए तो उससे बढ़िया बात ही क्या होगी, जो है हमारा भी ये संघर्ष खत्म हो जाएगा, हम भी अपने कुछ काम धाम करेंगे, नौकरियां करेंगे, हम भी जो है कहीं कुछ अपने प्रयोजन सिद्ध करेंगे। लेकिन अगर जो है ये इसी तरीके के कमजोर कानून आते गए, इसी तरह के लूपहोल उसमें बनते गए, तो हम फिर सरकार को चेता रहे हैं कि ये संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, बंद नहीं हुआ है, जनता आक्रोशित है, जनता सड़कों पर है और आगे भी इन मुद्दों को लेकर सड़कों पर रहेगी। बिल्कुल। और मेहमान हैं, उनका रुख कर लेते हैं, राजेश बिष्ट जी का रुख कर लेते हैं। राजेश जी बीजेपी के नेता हैं। राजेश जी, देखिए शिकायतें सबको हैं, वर्तमान सरकार से शिकायतें ज़्यादा हैं क्योंकि आप पर भरोसा दिखाकर आपको सत्ता में लेकर आए लोग, लेकिन निवारण उनकी समस्याओं का आपने नहीं किया। उत्तराखंड की जनता आपसे, विपक्ष ही नहीं, विपक्ष तो जनता की आवाज़ होता है, जनता भी चाहती है कि सशक्त भू कानून मूल निवास पर काम हो, लेकिन आखिर क्यों नहीं किया गया? गरिमा जी, लगभग 45 मिनट का समय हो गया डिबेट का, और जितने भी सम्मानित साथी पैनल में बैठे हुए सबकी बात को बड़ी गंभीरता से, बड़ी विनम्रता से सुन रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि जो विद्वान साथी यहाँ बैठे हैं वही भू कानून चाहते हैं। प्रदेश का 1.25 करोड़ निवासी जो इस उत्तराखंड का है, जो एक सरकार को मैं ये मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता हमेशा अपने क्षेत्र हित में, अपने प्रदेश के हित में, और खास तौर पे जब इतने गंभीर मुद्दे पे चर्चा हो रही, तो मुझे ये समझ आता है कि प्रदेश के चुने हुए जो मुखिया हैं वो इस बात को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। हाँ, ये बात और है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो बेरोजगारी के जिस दहलीज पे पहुंच गई हैं, उनको कहीं ना कहीं कोई मुद्दा अपने आप को खड़ा रखने के लिए चाहिए, मीडिया अटेंशन के लिए चाहिए, तो उनके लिए ये बहुत भारी और बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। लेकिन उससे ज्यादा गंभीरता से जिस सरकार ने काम करना है वो अपना काम बड़ी जिम्मेदारी से कर रही है। मैंने आपको जैसे बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जिनकी जिम्मेदारी है इस प्रदेश के अंदर हर तरह से वो व्यवस्था देना जो हमारे लोगों के हित के लिए हो, उसके लिए काम निरंतर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं बैठे हुए। हाँ, मेरा जरूर उन आंदोलनकारी साथियों से मतलब एक सवाल रहेगा, ये मेरा व्यक्तिगत सवाल है, इसको पार्टी से जोड़कर ना देखा जाए। वो साथी जो आज भू कानून की, मूल निवास की बात कर रहे हैं, वो 2002 से 2007 तक पहली चुनी हुई सरकार के बीच में कहां आंदोलन थे। उसके बाद जब 12 से 17 की सरकार बनी तो उस समय वो आंदोलन के साथी कहां पे मौजूद थे, जो लंबे समय से अपने संघर्ष को बता रहे। संघर्ष करना खराब बात नहीं है, लोकतांत्रिक अधिकार है, हर एक व्यक्ति को अधिकार है कि इस देश के किसी भी हिस्से में अपनी इच्छाओं के प्रति, अपने अधिकार के प्रति अपनी बात को जिम्मेदारी से रखे। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो अपने काम को ठीक से नहीं कर रही है, ये काम जनता ने तय करके निरंतर हर एक चुनाव में ये साबित किया है कि भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। अब 5 सालों की हम बात करते हैं कि 2017 के बाद से सरकार क्या कर रही है। आप निरंतर देख रहे हैं नकल कानून के बारे में इतने आंदोलन हुए, इतने प्रदर्शन हुए। ये कठोरतम नकल कानून लाने का काम किस सरकार ने किया? महिलाओं को 33% आरक्षण देने का काम किस सरकार ने किया? धर्मांतरण कानून लाने का काम किस सरकार ने दिया? दंगा रोधी कानून लाने का काम किस सरकार ने दिया? तो ये सिर्फ अपनी एक बात कह देना यूसीसी यूसीसी यूसीसी, हम बात बार बार लिव इन की कर रहे हैं। लिव इन को रजिस्टर्ड करने का काम अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश के अंदर किया, क्या लिव इन का रजिस्ट्रेशन कराना गलत बात हो गई है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने जब बालिग व्यक्ति को पूरा अधिकार दिया कि वो लिव इन में रह सकता है, और तमाम तरह के कांड जो इस देश के अंदर निरंतर हम लोग देखते जा रहे हैं, अगर उसको रजिस्ट्रेशन के रूप में हमें पता चले कि कौन व्यक्ति कहां पे किसके साथ रह रहा है, और कल को कोई बड़ी घटना होती है उसमें जो जिम्मेदार आदमी होता है उसको पकड़ने की प्रक्रिया के कारण अगर सरकार ने यूसीसी में इसको लाया तो क्या गलत काम किया है? और उसमें यह क्यों माना जा रहा है कि बीजेपी अपने परिवार के लोगों को लिव इन में रहने का रजिस्ट्रेशन दे रही?
अगर ये कानून नहीं आता है, हम उसके रजिस्ट्रेशन को नहीं करते, क्या लिव इन में रहना लोग बंद कर देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी से पूछ के रहने लगेंगे? तो ये डिबेट को भटकाने के लिए और खास तौर पे यूसीसी की वैल्यू को कम करने के लिए। और मैं आपको एक बात और बता दूं, यहां पे जो राजनीतिक पार्टियां जब जब सत्ता में रही, जब जब उन्होंने समर्थन किसी चुनी हुई सरकार को दिया, उस समय उन्होंने भू कानून और ये मूल निवास की बात कभी नहीं करी। यहां पे लोगों का एक ही मकसद है, मकसद सिर्फ इतना है, जो विपक्षी हैं वो ये चाहते हैं किसी तरह के मुद्दे को जिंदा करके हम अपने आप को स्थापित करें और कभी ना कभी सत्ता में सुख भोगने का काम करें। लेकिन जब सुख में आते हैं तो उनकी जो जबान की शैली है, ये खास तौर पे सरकार के विपक्ष में बात करने की, उस समय शैली उनकी नहीं रहेगी। और सामाजिक संगठन खास तौर पे उनका एक ही मकसद है कि अब जब चुनाव आए तो लोगों के बीच में इस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करें कि हमने आपकी लड़ाई को उस समय लड़ा था जब इस उत्तराखंड को अलग और पृथक राष्ट्र प्रदेश बनाने की बात हुई थी। क्या भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा वाले लोग उस आंदोलन में नहीं थे? उत्तराखंड में जितनी राजनीतिक पार्टियां उस समय की रही होंगी, सबने अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाई है। आज हम भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन मुझे अच्छे से याद है जब हम 94, 95, 96 में हम 6ठी 8वीं में पढ़ते थे, तब हमारे को भी सुबह सुबह प्रभात फेरियों में ले जाया जाता था। हमारे पिताजी की जगह पे हम लोग जाया करते थे कि पिताजी नौकरी में गए, चलो घर का एक सदस्य उस संख्या को बढ़ाने का काम करे। तो ये कहना सिर्फ गलत है कि उत्तराखंड क्रांति दल या आज कोई सामाजिक पार्टी सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड राज्य को अलग पृथक बनाने के लिए योगदान दे रहा है, बिल्कुल गलत है। ठीक है सर, विस्तार से और करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम महाकुंभ प्रयागराज में अग्नि सुरक्षा के लिए 24 घंटे सतर्क और तत्पर है उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा बल। आप भी रहें जागरूक। कुकिंग गैस में अच्छी गुणवत्ता वाले एलपीजी पाइप और रेगुलेटर का प्रयोग करें। रसोई घर का निर्माण टीन शेड में करें। उपयोग के बाद रेगुलेटर नॉब से गैस सप्लाई बंद करें। एलपीजी गैस की गंध आने पर तुरंत रेगुलेटर व गैस स्टोव बंद करें। टेंट में एलपीजी गैस और ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग न करें। शिविरों में मानक के अनुरूप बिजली के कार्य कराएं। उच्च रेटिंग वाले एमसीबी ESCB का प्रयोग करें। सर्किट, बल्ब, ट्यूबलाइट के मध्य कम से कम 15 सेंटीमीटर की दूरी सुनिश्चित करें। अपना कर यह आसान उपाय महाकुंभ को बनाए सुरक्षा का पर्याय। स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित महाकुंभ 2025 प्रयागराज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ में खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। अरुण जी, आपके पास आना चाहेंगे। अरुण जी, आपने सुन लिया सभी प्रवक्ताओं को। फिलहाल प्रांजल जी की ओर से भी बहुत अहम बातें कही गई कि देखिए बहुत सालों से संघर्ष हो रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष ने जो तर्क दिया, क्या वो आपको काफी लगता है? देखिए गरिमा, ये आप मान के चल लीजिए कि इस बार जो पिछले 1-2 साल से जो ये मूल निवास और भू कानून को लेकर जो संघर्ष चल रहा है, ये निश्चित तौर पर 27 के विधानसभा चुनाव पे असर डालेगा। ये मैं साफ कह रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो तमाम लोग बैठे हैं, सब उत्तराखंड के ही लोग हैं, कहीं ना कहीं सब अपने को उपेक्षित पाते हैं, इसलिए कि आज हम ये निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं कि कौन यहाँ का मूल निवासी है और कौन नहीं। एक बात बहुत स्पष्ट, हमारी कई पीढ़ियां इस उत्तराखंड में खप गई, लेकिन आज भी हमको स्थायी निवास का सर्टिफिकेट मिलता है, मूल निवास का नहीं मिलता। ये एक समस्या है। और तो हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि कौन यहाँ का है, कौन बाहर का है?
कौन यहाँ का मूल निवासी है, कौन बाद में आकर बसा है, कैसे अंतर कर लेंगे हम लोग? नहीं कर पाएंगे, वो पीड़ा बहुत बड़ी है। दूसरी चीज, हमने अपने आसपास जमीनों को लूटते हुए देखा है। एक बहुत बड़ा वो है सवाल कि वो जमीनें किन लोगों ने खरीदी, किन से खरीदी, क्यों खरीदी। हो सकता है किसी की मजबूरी रही हो, उसने मजबूरी में जमीन बेच दी हो। दूसरी चीज, पहाड़ की अपेक्षा मैदानी क्षेत्रों में जीवन यापन सरल है, एजुकेशन है, हेल्थ है, सड़क है, पानी है, बिजली है, जो उन इंटीरियर के इलाकों में, जो दूरस्थ इलाके हैं, उनमें नहीं मिलती। तो देखिए, हर आदमी सुविधा चाहता है, उस सुविधा के लिए वहां से पलायन करके मैदानी क्षेत्रों में आ गया, कुछ बाहर चले गए नौकरी के लिए, वो भी एक वजह हो सकती है। जीवन यापन और अपनी सुख सुविधा में हर आदमी के लिए, अब उसी वजह से ये जो जमीनें लुट गई, पिट गई, खत्म हो गई। और मैंने पहले भी कहा कि कहीं ना कहीं ये जो भू कानून नहीं आने के पीछे ये कारण है, जो पॉलिटिशियन है और जो ब्यूरोक्रेट है, जिनके पास इस राज्य में सबसे ज्यादा जमीनें हैं। जैसे मुझे मेरे ख्याल से शांति भाई ने या शिबू ने कहा है कि कई अधिकारियों या राजनीतिक लोगों के पास 100 से बीघे से ज्यादा जमीनें और निश्चित तौर पर है। और हमारे बगल में उत्तर प्रदेश है, वहां कोई सीमा नहीं है जमीन खरीदने या बेचने की, पड़ोस में लगे। इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली से, चंडीगढ़ से, और जैसे शांति भाई बोल रहे थे, गुजरात से लोग आए और उन्होंने कंपनियों के नाम पे या किसी और प्रयोजन के नाम पर यह बड़े भू-भाग खरीद लिए। अब स्थिति यह है कि उनमें से बहुत चीजों पर काम शुरू नहीं हुआ जिस प्रयोजन के लिए वो लिए गए। तो वो एक व्यवस्था है कि वो सरकार में निहित हो जानी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो नहीं हो रहा है। उसी को देखते हुए ये जन संघर्ष के रूप में ये मामले आगे बढ़ रहे हैं। और अगर इनका समाधान नहीं किया गया, मैं वो बार बार कह रहा हूं, तो 27 के चुनाव में निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। जी गरिमा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो सशक्त भू कानून लाने की तैयारी में एक तरफ सरकार है जो कह रही है, लेकिन दूसरे विपक्ष सरकार के इस मंशा पर सवाल उठा रहा है और साथ ही ये कह रहा है कि लगातार इस मुद्दे को दरकिनार किया गया और यूसीसी को इसीलिए लागू किया गया ताकि आम जनता मूल निवास और भू कानून पर ध्यान न दे, ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी पर काम किया गया है। बड़ी बात यह कि आखिर लगातार जब सालों से उत्तराखंड की जनता मूल निवास और भू कानून की मांग कर रही है, तब आखिर उसका समाधान क्यों नहीं किया गया। देवभूमि के दंगल में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।